तो बात है साल 1987 की, जब यूएस का स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था। तब कोका कोला के प्रेसिडेंट डोनाल्ड कप ने देखा कि कोई कंपनी के शेयर बड़े पैमाने पर खरीद रहा है। तब उन्होंने अपने एक बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया और कहा कि क्या चल रहा है बफेट, तुम कंपनी के शेयर से चुपके चुपके क्यों खरीद रहे हो। तब बफेट ने कहा कि क्या तुम थोड़े समय के लिए चुप्पी साध सकते हो क्या, जब तक कि मैं ओनरशिप डिस्क्लोज ना कर दूं, क्योंकि लोगों को पता लग गया कि मैं बाय कर रहा हूं तो अफरा तफरी मच जाएगी। साल 1990 तक बफेट ने कोका कोला में $1 बिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्ट कर दिया था, जो कि उस समय बर्कशायर के पोर्टफोलियो का 1/3 था। जब वॉल स्ट्रीट के एनालिस्ट को इसके बारे में पता चला तो वे दंग ही रह गए, क्योंकि बफेट ने कंपनी की बुक वैल्यू से 5 गुना ज्यादा पेमेंट किया था और अर्निंग का 15 गुना। सब सोच रहे थे कि बफेट को 100 साल पुरानी इस कंपनी में आखिर ऐसा क्या दिख गया कि जिसके लिए वो 15 गुना ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं। बात करें कोका कोला की, तो कोका कोला दुनिया की सबसे बड़ी बेवरेज की कंपनी है, जिसके बारे में मेरे हिसाब से आप सब जानते ही होंगे। कोका कोला के 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है और 200 से ज्यादा कंट्री में बिकते हैं। बफेट की रिलेशनशिप कोका कोला से बचपन से ही थी, जैसे कि अधिकतर इंडियन की पार्ले जी के साथ है। वे बचपन में 6 कोक की बोतल को परचेस करते थे 25 सेंट में और 30 सेंट में बेच दिया करते थे। और तो और 1986 में उन्होंने चेरी कोक को बर्कशायर हाथवे का ऑफिशियल ड्रिंक भी बना दिया था। तो फिर उन्होंने इससे पहले आखिरकार कोका कोला में इन्वेस्ट क्यों नहीं किया। तो चलिए इसको ही डिस्क्लोज करते हैं, और इसको हम डिस्क्लोज उन्हीं 12 टेनेट्स के ऊपर करेंगे जिसके बारे में मैंने पिछला वीडियो बनाया था। तो हाँ भाई, अगर नहीं देखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो वीडियो हम इस वीडियो में वापस उन पॉइंट्स को भी बताएंगे और उसके बाद में उसको एक्सप्लेन भी करूंगा कोका कोला की लैंग्वेज में। तो है गाइस, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कोका कोला के ऊपर कि आखिरकार वॉरेन बफेट को ऐसा क्या लगा कि वो उन्होंने कोका कोला को खरीदा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई, पहला टेनेट था कि बिजनेस सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। तो बात करें कोका कोला के बिजनेस की, तो वो बहुत ही सिंपल है। कंपनी इनपुट लेती है, मिक्स करके उन्हें बोतल में पैक करती है और बोटलर्स को बेच देती है। बोटलर्स इसे हर जगह पर फैला देते हैं, इवन आपके घर के पास की शॉप के पास भी पहुंचा देते हैं। इट मीन्स कोका कोला का बिजनेस सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सेकेंड टेनेट था कि कंपनी की कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग हिस्ट्री है। तो हाँ बिल्कुल, कंपनी 1886 में स्टार्ट हुई थी और आज भी चल रही है। कंपनी डेली 200 करोड़ लोगों से भी ज्यादा कस्टमर को कोका कोला पिला रही है हर दिन। इस हिसाब से आप समझ ही सकते हो कि ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी। थर्ड टेनेट था लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस, यानी कि लंबे समय तक चलेगी या नहीं। तो आज के टाइम पर लोग पानी की जगह कोक को प्रीफर करते हैं। साल 2050 तक पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी। सो मेरे को नहीं लगता कि कंपनी का समय अभी खत्म हुआ है। बट 1970 के टाइम कंपनी की हालत बहुत ही खराब हो गई थी, जब कंपनी को अरब देशों ने बैन कर दिया था और शायद अपने इंडिया में भी उसी टाइम पर बैन वगैरह कुछ हो गई थी। जापान में भी प्रोटेस्ट हो रहे थे और कंपनी के चेयरमैन पॉल ऑस्टिन पर भी एलिगेशंस लगे थे कि उनकी पत्नी कंपनी की प्राइवेट जेट का यूज पेंटिंग खरीदने के लिए कर रही थी और उस समय वर्कर्स वगैरह भी खुश नहीं थे। इन सब की वजह से कंपनी की ग्रोथ पर बहुत असर पड़ा। उसके बाद 1980 में रॉबर्ट गोइजवेटा, माफ करना अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत है, को सीईओ बनाया गया था, जिसने कंपनी की बागडोर को सही से संभाला और कंपनी को वापस अपने पैरों पर खड़ा करने का काम किया। फोर्थ पॉइंट था कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन हाई है। 1980 में कंपनी का प्री टैक्स प्रॉफिट मार्जिन 12.9% था, जो कि बहुत ही कम था 1973 के मुकाबले पर जो नए सीईओ रॉबर्ट भाई साहब थे ना, उन्होंने 1988 तक इसे 19% पर पहुंचा दिया, जो कि मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक मार्जिन है। नेक्स्ट टेनेट था रिटर्न ऑन इक्विटी पर फोकस करो। जब कंपनी की हालत बहुत ही बेकार चल रही थी ना, तो 1980 में एक स्ट्रेटेजी की टीम बनाई और 1980 की स्ट्रेटेजी में गोइजवेटा ने कोका कोला कंपनी के लो प्रॉफिट वाले सारे बिजनेस थे ना, उनको बेचने का फैसला लिया, जिसमें कोका कोला का बिजनेस जो कि ऑस्टिन की लीडरशिप में खरीदा गया था, उसे भी 1983 में सीग्राम कंपनी को बेच दिया। और बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 1970 में रिटर्न ऑन इक्विटी 20% पर था, जो कि रॉबर्ट ने 1988 तक इसे 31% पर पहुंचा दिया। और बात करें मार्केट वैल्यू की, तो 1980 के समय पर सिर्फ $4.1 बिलियन थी। उसे 1988 में क्रैश के बाद भी 14.1 बिलियन हो गई थी, यानी कि हर साल
19.5% के आसपास की ग्रोथ से ग्रो कर रही थी कंपनी। अब यहाँ पर एक और टेंडर था कि कंपनी को जितने डॉलर वो इन्वेस्ट कर रही है उससे एटलीस्ट $1 की तो वैल्यू बनानी चाहिए। तो अगर इस ग्रोथ के हिसाब से हम देखें तो हर डॉलर के बदले कंपनी ने $4.66 की मार्केट वैल्यू बनाई। तो चलिए भाई अब मैनेजमेंट टेनेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि रॉबर्ट भाई साहब बहुत ज़्यादा फेमस हो गए इसके बाद। तो पहला टेनेट था वहाँ पर, क्या मैनेजमेंट शेयर होल्डर के साथ स्पष्ट है या नहीं। तो बात करें गोइजवेटा की सारी स्ट्रेटेजीज के बारे में, तो वे इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने और उनके रिटर्न को एनहेंस करने पर थी। गोइजवेटा ने लिखा था कि हम उन्हीं बिजनेस को चूज करेंगे जो हमारे शेयर होल्डर को अबव एवरेज रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। आगे एक और टेनेट था कि क्या मैनेजमेंट रेशनल है, जिसमें हमने बात की थी कि कंपनी की जो भी कैपिटल है उसको सही से यूटिलाइज करना। तो जब कंपनी में कैश फ्लो ग्रोथ दिख रही थी ना, तब कंपनी के मैनेजमेंट ने न केवल डिविडेंड बढ़ाया बल्कि उसके साथ ही उन्होंने शेयर बायबैक भी किया। बायबैक का डिसीजन रेशनल तब माना जाता है जब कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होती है मार्केट प्राइस से। बायबैक की वजह से कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है ना, वो इंक्रीज हो गई थी। क्योंकि सिंपल सी बात है यार, यदि कंपनी के शेयर अभी मार्केट में जितने हैं उससे कम कर दोगे, यानी कि जो डिवाइड होता है वो नंबर कम हो जाएगा, तो अपने आप वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। हमने एक और टेनेट के बारे में बात करी थी, गुच्चू पुच्चू सा याद आ रहा है, ओनर्स अर्निंग के बारे में। चलिए पहले मैं आपको समझाता हूँ ओनर्स अर्निंग को। तो ओनर्स अर्निंग को हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि नेट इनकम में हम डेप्रिसिएशन जो कि नॉन इनकेस एक्सपेंस है उसको ऐड करते हैं, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है उसको लेस करते हैं। इसके अलावा अगर वर्किंग कैपिटल में कोई चेंजेस आता है तो उसे प्लस माइनस उसके अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। तो 1973 में कंपनी की ओनर्स अर्निंग थी $152 मिलियन, वही बढ़कर 1980 में वहां $262 मिलियन पर पहुंच गई। यानी कि ज्यादा चेंजेस नहीं आए थे, लगभग 8% के हिसाब से ये कंपाउंडेड एनुअली ग्रोथ किया था। पर जब 1981 से 1988 की बात है तो ये 262 मिलियन से 828 मिलियन पर चली गई थी, जो कि 17.8% से कंपाउंडेड एनुअली ग्रोथ की थी। और ये ओनर्स अर्निंग की ग्रोथ शेयर प्राइस में देखने को मिली। 1973 से 1982 तक 10 साल में कंपनी के शेयर में सिर्फ 6.5% के आसपास की ग्रोथ दिखी, और वहीं 1982 से लेकर 1992 तक कंपनी के शेयर में 31.2% यानी कि 31% के आसपास की ग्रोथ दिखी। आप इससे समझ ही सकते हो कि यदि ओनर्स अर्निंग बढ़ती है तो कंपनी के शेयर की प्राइस अपने आप बढ़ेगी। अगला टेनेट है इंस्टीट्यूशनल इंपेरेटिव। अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी याद आ रहा होगा तो हमने इसमें बात की थी कि क्या मैनेजमेंट भेड़ चाल चलता है या नहीं। तो देखिए भाई, गोइजवेटा के तो आते ही कंपनी ने सबसे पहला काम यही किया था कि जितने भी अनरिलेटेड बिजनेस थे ना, जो कि पॉल ऑस्टिन ने डेवलप किए थे, उनको बेचकर कंपनी का बोझ थोड़ा कम करना था, और गोइजवेटा ने वही किया और अपने कोर बिजनेस पर आए। गोइजवेटा की स्ट्रेटेजी रिमार्केबल इसलिए भी थी क्योंकि उन्होंने सारे डिसीजन तब लिए जब पूरी बीवरेज इंडस्ट्री एग्जैक्ट ऑपोजिट कर रही थी। लाइक एक कंपनी थी एनएसआर बच, अपने प्रॉफिट का यूज थीम पार्क बनाने में कर रही थी, और जो ब्राउन फॉर्मैन थी ना, जो कि वाइन की कंपनी थी, वो अपने प्रॉफिट से चाइना, क्रिस्टल, सिल्वर आदि जगहों पर इन्वेस्ट कर रही थी। और जो सीग्राम कंपनी थी ना, वो तो बिल्कुल भाई अलग ही लाइन में चल रही थी। उसको तो यूनिवर्सल स्टूडियो खरीदना था और आखिरकार खरीद कर ही मानी। और पेप्सी भी कहाँ रुकने वाली थी, जो कि कॉम्पिटिटर है कोका कोला की, उसने भी अपने पैसे कहीं ना कहीं लगाते ही गए। पर गोइजवेटा बिल्कुल रेशनल और इंपेरेटिव नहीं हुए इन डिसीजन से। वे टिके रहे कंपनी को रिसोर्सेस को सही जगह पर लगाने पर, जिससे कंपनी को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिला, और इससे कंपनी के शेयर में ऑब्वियसली फर्क दिखा बाद में। अब भाई बहुत सारे सोच रहे होंगे कि साला बहुत टाइम हो गया, वो आखिरकार वो इंट्रिंसिक वैल्यू का पॉइंट कहाँ गया, वो तो मिल ही नहीं रहा है इतनी देर से, कब आएगा इंट्रिंसिक वैल्यू का पॉइंट। तो भाई चलिए अब उसी पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार वॉरेन बफेट ने कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकाली थी। देखिए यहाँ पर ज्यादा डेटा तो नहीं दिया था ऑथर ने, तो मैंने ऑथर वाले ही फिगर उठाए हैं, क्योंकि मैंने मेरे हिसाब से कैलकुलेट करके पिछले 2 हफ्ते बर्बाद कर दिए हैं, पर बस मेरे से नहीं निकला। फिर मैंने बोल दिया भाई मेरे को माफ कर दो, छुट्टी दे दो, अब जो है वही के वही बता दूंगा। तो ठीक है, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। जब 1988 में बफेट ने कोका कोला को खरीदा था ना, तब सबका पहला सवाल यही था कि कंपनी की वैल्यू कहाँ है भैया, तुम तो हमेशा वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हो, इस बार अगर कंपनी की वैल्यू प्राइस के हिसाब से भी देख रहे हैं तो 15 गुना ज्यादा है, और यदि कैश फ्लो के हिसाब से देख रहे हैं तो वो भी 12 गुना ज्यादा है। और बफेट ने 5 गुना प्राइस टू बुक वैल्यू भी पेड किया था। अब आप में से भी बहुत सारे सोच रहे होंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग साली कहाँ गई, क्योंकि पूरी दुनिया पूछ रही थी कि आखिर
वॉरेन बफेट जो कि वैल्यू इन्वेस्टर है, उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया? तो चलिए बस डिकोड करते हैं इसको बिल्कुल थोड़ा प्रॉपर्ली। तो देखो, अगर मैं नॉर्मली इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। 1988 में कंपनी की अर्निंग थी $828 मिलियन, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। और जो 30 साल के ट्रेजरी बॉन्ड चलते हैं यूएस में, उस समय उसको अपन रिस्क फ्री रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। उसकी वैल्यू उस टाइम पर थी 9%। अगर हम $828 मिलियन को 9% से डिवाइड करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो वैल्यू आती है $9.2 बिलियन। पर जब बफेट ने परचेज किया था तब कोका कोला की मार्केट वैल्यू $14.8 बिलियन थी। बट बफेट ने इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस मॉडल का यूज किया ही नहीं था, उन्होंने ग्रोथ मॉडल का यूज किया था। चलिए उसे भी समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी 1981 से लेकर 1988 तक 17.8% से ग्रो की थी, जो कि रिस्क फ्री रिटर्न से 2 गुना के आसपास है। ऐसी स्थिति में अधिकतर एनालिस्ट 2 स्टेज डिस्काउंट मॉडल यूज करते हैं, यानी कि पहले वे एक ज़्यादा रेट के रिटर्न से डिस्काउंट करते हैं, उसके बाद में वे एक नॉर्मल रेट ले लेते हैं। तो चलिए भाइयों, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। 1988 में कंपनी के ओनर्स अर्निंग थी $828 मिलियन। यदि हम अज्यूम करें कि कोका कोला 15% पर ईयर ग्रो करेगी नेक्स्ट 10 साल तक, और इसे हम थोड़ा रीजनेबल भी मान सकते हैं क्योंकि इससे पहले कंपनी ने 17.5% से ऊपर का रिटर्न दिया था, तो अपन समझ सकते हैं कि नेक्स्ट 10 साल तक 15% तो रिटर्न दे देगी, ठीक है। तो इससे 10 साल के बाद में अर्निंग की वैल्यू हो जाती है $3.349 बिलियन, यानी कि $3.5 बिलियन के आसपास, जिसको आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेटर से आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद कंपनी 11वें साल से सिर्फ 5% का ही रिटर्न देती है, और यदि हम इन सब को 9% से वापस डिस्काउंट करके लाते हैं तो कंपनी की वैल्यू हो जाती है $48 बिलियन। समझ में नहीं आया ना? चलिए वापस समझाता हूँ। मान लो 10% से नेक्स्ट 10 साल तक कंपनी ग्रो करेगी, ठीक है, 10% और कम ले रहा हूँ मैं, तो कंपनी की वैल्यू हो जाएगी 10 साल बाद $2.148 बिलियन, यानी कि $2.25 बिलियन के आसपास। उसके बाद यदि नेक्स्ट 30 साल तक कंपनी वही नॉर्मल 5% से ही ग्रो करेगी ना, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी $32.497 बिलियन। गाइस, यहाँ पर बस मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कैलकुलेशन सारे के सारे ऑथर के उठाए हैं, क्योंकि मैं खुद को इतना इंटेलिजेंट नहीं मानता कि अपन ऑथर से ज़्यादा आगे निकल गए, तो इसलिए मैं कोई बहस भी करना नहीं चाहूँगा। आप देख सकते हो, और हो सकता है कि बहुत सारों को ये इंट्रिंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन समझ में आया ही नहीं होगा, तो डोंट वरी, मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बस इस वीडियो के जस्ट नेक्स्ट डालने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। अब जो लास्ट का टेनेट बचा था उसमें कहीं पर ऐसा कहा गया था कि बाय एट एन अट्रैक्टिव प्राइस। तो बात करें जून 1988 की, जब शेयर की प्राइस $10 के आसपास चल रही थी, जो कि एडजस्टेड है। अगले 10 महीने में वॉरेन बफेट ने 93 मिलियन के आसपास शेयर्स खरीदे, जिससे उन्होंने लगभग $1.023 बिलियन का इन्वेस्ट किया, और उनकी एवरेज कॉस्ट थी कुछ $10.96, ठीक है। कंपनी की वैल्यू $15.1 बिलियन थी। वहीं बफेट के एस्टिमेशन के अनुसार कंपनी की वैल्यू $20.7 बिलियन से लेकर $48.3 बिलियन के आसपास थी। तो अगर हम बफेट का मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखें तो कुछ 27% से लेकर 70% के बीच में था, और आज 2022 में कोका कोला की वैल्यू $270 बिलियन से भी ज्यादा है, और बर्कशायर का शेयर उसमें लगभग 9.5% के आसपास है, जिसकी वैल्यू $27 बिलियन के आसपास है। इस हिसाब से आप समझ ही सकते हो कि लॉन्ग टर्म में आपको, यदि आप छोटा अमाउंट थोड़े ज़्यादा पैसे देकर भी अगर इन्वेस्ट कर देते हो ना, तो लॉन्ग टर्म में उसकी भरपाई कर देगा। इसलिए डोंट वरी, यदि आपने कोई कंपनी थोड़ी महंगी भी खरीद ली है तो टेंशन ना लो, बस लंबे समय के लिए बने रहो। तो चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं पैसों के बारे में। वॉरेन बफेट को हर साल बर्कशायर हाथवे से $704 मिलियन के आसपास का डिविडेंड मिलता है, और कोका कोला के सीईओ की सैलरी है $8 मिलियन। आई थिंक आप चौंक गए होंगे, क्योंकि जितना सीईओ पूरे दिन भर काम करके नहीं कमाता ना, उतने तो वॉरेन बफेट 4-5 दिन में ही कमा लेते होंगे। तो ये होती है इन्वेस्टिंग की पावर। जितना अमाउंट बर्कशायर हैथवे ने इन्वेस्ट किया था ना, उससे ज्यादा तो उन्हें 2 साल में डिविडेंड ही मिल जाता है कंपनी की तरफ से। तो इससे मैं इन्वेस्टिंग को एक पेड़ की तरह समझता हूँ कि वो पेड़ जितना ज्यादा बड़ा होगा ना, उतनी ज्यादा छाएं भी देगा
और उसके साथ फल तो बिल्कुल के बिल्कुल फ्री ही रहेंगे। तो बस गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर वैल्यूएबल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और हाँ, यदि आपको कोई सी भी बुक चाहिए वॉरेन बफेट के ऊपर तो जस्ट जो लिंक दे रहा हूं ना व्हाट्सएप की, वहां पर मेरे को मैसेज कर दीजिए। मैं आपको बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में वो बुक अवेलेबल कर दूंगा, जिसकी कॉस्ट कुछ 5 रुपए से ही स्टार्ट होती है। और हाँ, बुक ई बुक फॉर्म में रहेगी। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।